प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम अंजुल गोयल है। मैं एजुमेड ओवरसीज का डायरेक्टर हूँ। एजुमेड ओवरसीज पिछले 8 साल से कनॉट प्लेस दिल्ली में लोकेटेड है और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है जो कॉमन पॉइंट्स जो हम फेस करते हैं, जो बच्चे सवाल पूछते हैं कि नीट के क्वालिफाइंग स्कोर के विषय में, जो बाहर बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं उसके विषय में, उसके बारे में जो विद्यार्थी हैं और उनके अभिभावक हैं उनको जागरूक करना। तो सबसे पहले तो मैं क्वालिफाइंग स्कोर के पॉइंट पे आपको इलेबोरेट करूंगा। देखिए, नीट का स्कोर जो होता है वो दो स्कोर डिक्लेयर होते हैं। एक मैक्सिमम मार्क्स 720 होते हैं, तो एक कट ऑफ स्कोर होता है, एक क्वालिफाइंग स्कोर होता है। दोनों अलग अलग स्कोर होते हैं। तो कट ऑफ स्कोर तो क्या होता है, एक बेसिकली किसी भी कॉलेज स्पेसिफिक में एडमिशन के लिए जो कट ऑफ स्कोर डिफाइन होता है, जिस स्कोर पे उस कॉलेज में दाखिला होता है। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग स्कोर क्या होता है कि जो आपको नीट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल बनाता है, जो स्कोर, उसको क्वालिफाइंग स्कोर कहते हैं। अब क्वालिफाइंग स्कोर जो है वो हर साल वेरी करता है, यानी 2023 का क्वालिफाइंग स्कोर जो होगा वो 2024 के क्वालिफाइंग स्कोर से अलग होगा। 2025 का जो क्वालिफाइंग स्कोर होगा वो 2024 के क्वालिफाइंग स्कोर से अलग होगा। ऐसा क्यों? इसकी एक वजह है, क्योंकि क्वालिफाइंग स्कोर जो है एक परसेंटाइल, परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल की तरह डिफाइन होता है। अब 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें डिफाइन हो रहा है। सपोज तो मेजॉरिटी दो मेन प्राइमरली कैटेगरीज में लोग इसको इवेलुएट करते हैं। एक है फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक है जनरल कैटेगरी, जिसमें क्वालिफाइंग स्कोर हर बार डिक्लेयर होता है 50th परसेंटाइल। और एक हो गई रिजर्व कैटेगरी, जिसमें SC ST OBC तीनों कैटेगरीज रिजर्व में आती हैं। तो रिजर्व कैटेगरी में जो क्वालिफाइंग स्कोर डिक्लेयर होता है वो होता है 40th परसेंटाइल। तो जनरल में 50th परसेंटाइल, रिजर्व कैटेगरी में 40th परसेंटाइल। एक और कैटेगरी होती है PWD, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए जनरल कैटेगरी में 45th परसेंटाइल पे होता है क्वालिफाइंग स्कोर, और रिजर्व कैटेगरी में 40th परसेंटाइल पर ही। लेकिन मोटा मोटा फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइंग स्कोर 50th परसेंटाइल होता है, 50th परसेंटाइल। और जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें क्वालिफाइंग स्कोर होता है 40th परसेंटाइल, दैट इज 40 परसेंटाइल। तो इसी मापदंड से अगर हम पिछले सालों का क्वालिफाइंग स्कोर देखें, तो नीट 2024 में जो क्वालिफाइंग स्कोर था वो जनरल कैटेगरी में था 162, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें था 127। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और 2024 के नीट एग्जामिनेशन में आपके कम से कम 162 मार्क्स हैं, 162 मार्क्स हैं, तो आप क्वालिफाई कहे जाएंगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट हैं और आपके कम से कम 127 नीट 2024 में नंबर थे, तो आप क्वालिफाई कही जाएंगे। PWD, दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, जैसे 45th परसेंटाइल उनका क्वालिफाइंग स्कोर था। तो इस कैटेगरी के बच्चों के लिए जो क्वालिफाइंग स्कोर 2024 में वो था 144, 144। तो अब आ जाते हैं 2023 पे। 2023 का जो क्वालिफाइंग स्कोर जनरल कैटेगरी के लिए था वो था 137, 137। और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए क्वालिफाइंग स्कोर था वो था 107। तो ऐसे ही PWD, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो जनरल कैटेगरी के थे उनके लिए था 121। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो रिजर्व कैटेगरी के लिए थे उनके लिए वो 40th परसेंटाइल, 40th 40, दैट इज 107। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी क्वालिफाइंग स्कोर की एलिजिबिलिटी होती है 3 साल की। यानी अगर आप विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्री कंडीशन होती है कि अगर आपको वापस इंडिया में आके डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस करना है तो आप विदेश में तभी जाएं जब आपका नीट में क्वालिफाइंग स्कोर हो। और जो नीट में क्वालिफाइंग स्कोर के बिना अगर कोई बच्चा विदेश में पढ़ने जाता है एमबीबीएस, तो फिर वो वापस इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो अब नीट का जो क्वालिफाइंग स्कोर है उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 2023 में क्वालिफाई किया है नीट में, तो अब उस क्वालिफाइंग स्कोर के बेसिस पर आप 2023 में विदेश में एडमिशन ले सकते थे, आप 2024 में एडमिशन ले सकते हैं, 2025 में एडमिशन ले सकते हैं। 2024 में भी अगर आपने क्वालिफाई किया है तो यानी सेम ईयर, यानी 2024 के क्वालिफाइंग स्कोर के बेस पे आप 2024 में एडमिशन ले सकते थे, 2025 में एडमिशन ले सकते हैं, और अगले साल 2026 में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इसका बेसिकली क्वालिफाइंग स्कोर की इंपॉर्टेंस है। तो ये हो गई पहली बात। इसके बाद अब आ जाते हैं नेशनल मेडिकल काउंसिल, जिसको पॉपुलरली हम NMC कहते हैं। अब NMC ने कई सारी गाइडलाइंस सन 2021 में पब्लिश की थी, जिसको पॉपुलरली हम कहते हैं NMC गैजेट नोटिफिकेशन नवंबर 2021।
तो इसमें उन्होंने सीरीज ऑफ गाइडलाइंस एक लेट डाउन की थी कि भाई ये गाइडलाइन है, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप इंडिया में वापस आके एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो फिर इंडिया में वापस आके आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। वो गाइडलाइन क्या है? वो 7 गाइडलाइंस है। पहली गाइडलाइन ये है कि आप जिस कोर्स में दाखिला ले रहे हैं वो पूरा का पूरा कोर्स जो है अंग्रेजी में होना चाहिए, यानी बाइलिंगुअल नहीं होना चाहिए, यानी थोड़ा सा कोर्स का पोर्शन तो अंग्रेजी में पढ़ा दिया, बाकी उनकी नेटिव लैंग्वेज में जिस देश में भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर पढ़ाया, या फिर पूरा का पूरा उनके देश की नेटिव लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। नहीं, पूरा कोर्स, जितना भी कोर्स की ड्यूरेशन है 6 साल है, तो पूरे 6 साल आपकी अंग्रेजी में ही होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन कि आपके जो कोर्स की, मेडिकल कोर्स जो है उसकी जो ड्यूरेशन होनी चाहिए, उसकी जो अवधि होनी चाहिए वो कम से कम 54 मंथ्स, यानी 54 महीने की कम से कम होनी चाहिए। उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन कम से कम 54 महीने की होनी चाहिए। तीसरी, जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल जो इंडिया में एमबीबीएस सब्जेक्ट्स हैं उनके अनुरूप ही होनी चाहिए, उनके शेड्यूल 1 में डिफाइंड है तो वो उसके अनुरूप। ये सिंपल करके मैंने आपको समझा दिया। चौथी, कि कोर्स के अंत में जब आप वहां पर जिस भी कंट्री में कोर्स कर रहे हैं, जो कम से कम 54 मंथ्स का होना चाहिए, ये तो मैंने आपको पिछली कंडीशन बताई। तो इसके बाद जो चौथी गाइडलाइन है, जो कोर्स कंप्लीशन के बाद आपकी कम से कम 12 महीने ड्यूरेशन की उस कंट्री में इंटर्नशिप होगी, तो वो जरूरी है। तो उसे ये तभी आप इंटर्नशिप 1 साल की होगी, तभी आप वो जो चौथी कंडीशन है उसको फुलफिल करते हैं। पांचवी गाइडलाइन, जब आप इंडिया में आते हैं तो आपको इंडिया में कंपल्सरली एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना है, जिसको आज की तारीख में एफएमजी बोलते हैं। एफएमजी मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, इसको आगे चल के नेक्स्ट बोलेंगे, नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो ये नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है ये आपको कंपल्सरली स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगली गाइडलाइन है वो ये कि आपको इंडिया में आके 12 महीने की कम से कम एक इंडिया में इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो वो ही जरूरी है। जो आखिरी गाइडलाइन है वो ये कि आप जिस कंट्री से पढ़ रहे हैं, आपको उस कंट्री में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए उस कंट्री के रूल्स के हिसाब से। अगर आप जिस भी देश से पढ़ रहे हैं XYZ कंट्री में, और उस XYZ में वहां पर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप वहां पर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप इंडिया में भी एलिजिबल नहीं है। जो एनएमसी की गाइडलाइन है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसी कंट्री में दाखिला लें जहाँ आपके कोर्स की पढ़ाई के बाद, चाहे वहां का स्क्रीनिंग टेस्ट हो या वहां का जो भी आपका टेस्ट होता हो, उसको करके आप वहां पर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाए। ये एनएमसी गाइडलाइन कहती है। तो अगर ये सारी गाइडलाइन आप पूरी फुलफिल करते हैं, आप फुलफिल करते हैं, आपका कॉलेज फुलफिल करता है, आपका जो कोर्स करिकुलम है वो फुलफिल करता है, तो आप इंडिया में आके एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होंगे। और आप चाहे तो पीजी की पढ़ाई परस्यू करें, उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। आप चाहे तो एज ए डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर आप सर्विस ज्वाइन करें, आप एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होंगे। ये सारी एलिजिबिलिटी बेसिकली आपका जो स्टैंडर्ड है, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बिल्कुल एट पार विद डॉक्टर हु इज पासिंग आउट फ्रॉम इंडियन मेडिकल कॉलेज, यानी जो इंडिया के मेडिकल कॉलेज से विद्यार्थी स्नातक हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, बिल्कुल उसके बराबर के आपका लेवल होगा। तो ये बेसिकली गाइडलाइंस थी जो आपको अपने विचार में रखनी चाहिए जब भी आप डिसीजन लें। थोड़ा सा 2-3 चीज एज ए नोट ऑफ कॉशन मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं, जिससे कि आपको आगे चल के कोई धोखा या किसी तरह का गलत गाइडेंस ना मिले। पहली चीज, मैं जैसे विदेश में गया और मैंने कई सारे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया, वहां पर जो कहीं और से बच्चों ने दाखिला लिया था, तो बड़ा दुख हुआ सुन के कि उनको किसी ने मिसगाइड करा हुआ था कि आप बिना नीट में क्वालिफाई करे भी वहां पर एडमिशन ले सकते हैं और बाद में आके नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, आप उसके लिए आप इंडिया में इनएलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। प्रोसेस ये है कि पहले आप नीट क्वालिफाई करें, फिर ही आप एडमिशन लें, ना कि इसका विपरीत, यानी आपने पहले एडमिशन ले लिया और फिर वापस इंडिया में आके आप अगले साल नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, नहीं, वो काउंट नहीं माना जाएगा। आप जब वापस आएंगे 6 साल बाद, आप जब इंडिया में आके अपना नेक्स्ट एग्जाम का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरेंगे, जो कि एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, तो आप भर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज आप ध्यान में रखें। ये मैंने जानबूझ के खास तौर पे इसलिए जिक्र करा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब मैं बाहर गया था कॉलेजेस में विजिट करने के लिए, तो मुझे कई जगहों से स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने मुझसे पूछा ये सवाल, और मुझे मुझे झटका लगा कि कैसे किसी ने इन लोगों को इतना मिसगाइड कर दिया। तो ये चीज से आप कॉशियस रहें। दूसरा, जनरली जब आप डिसाइड करते हैं किसी भी कॉलेज के लिए, तो एक चीज ध्यान में रखें
कि कभी भी एक सरकारी कॉलेज को प्राथमिकता दीजिए बनिस्बत एक प्राइवेट कॉलेज के। मतलब ऑलवेज प्रेफर अ गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस अ प्राइवेट कॉलेज। सो दैट इज जनरली सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग इज हमेशा एक ऐसे कॉलेज को प्राथमिकता दीजिए जिसमें मेडिकल की पढ़ाई सालों से हो रही हो, बहुत पुराना हो, कंपेयर टू कि जिसमें अभी 1 2 या 3 साल से शुरू हुई भी हो। तो ये तीसरी चीज है। और चौथी और आखिरी चीज, हालांकि इंपॉर्टेंट है, मतलब इतनी ज्यादा आपकी अपनी प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है, फाइनेंशियल प्रेफरेंस पे, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि सिर्फ इस चीज पे मत ध्यान दीजिए कि उसकी फीस कम है या कैसी है। तो कई बार क्या है, हमने ऑब्जर्व किया है कॉलेजेस की विजिट पे कि किसी कॉलेज की फीस बहुत कम है, लेकिन उसके पास पढ़ाने के लिए एक तो स्टाफ नहीं है, या फिर उनके पास जो अच्छे मेडिकल अपैरेटस होते हैं पढ़ाने के लिए, या एनाटमी में जो डेड बॉडीज कैडेवर्स होनी चाहिए वो नहीं है। तो इसकी एब्सेंस में बच्चे को आप कैसे अच्छी क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन देंगे। तो सिर्फ इस चीज को मत देखिए कि कोई कॉलेज बिल्कुल सस्ता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए कि कॉलेज में पढ़ाई का स्तर कैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एज ए अच्छा, अल्टीमेटली यू हैव टू कम बैक एज बिकम अ गुड डॉक्टर विच इज हु इज एबल टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। आपको वापस आके एक अच्छा, ऐसा अच्छा डॉक्टर बनना है जो कि ना सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर कर सके, बल्कि आगे भी अपनी फर्दर परीक्षाएं जो आपकी चाहे तो पीजी हो या फिर उस देश की अपनी परीक्षा हो, वो अच्छी तरीके से आप क्लियर करके अपना भविष्य संवार सकें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे संज्ञान में थे और मैंने जरूरी समझा कि आप सबसे डिस्कस किए जाएं, क्योंकि कई सारे प्रश्न हमारे पास पिछले कुछ हफ्तों में आ रहे थे जिसमें बच्चे बार बार यही सवाल पूछ रहे थे। तो मैंने कहा इस वीडियो के माध्यम से, जो एक्चुअली हमारा पहला वीडियो है जो हम ऑनलाइन इसको पोस्ट कर रहे हैं, तो ये सबकी जानकारी में रखा जाए। इसके बाद भी अगर सब कोई आपके जहन में कोई प्रश्न आता है तो आप बेहिचक हमें या तो मेल करें edumet.study@gmail.com, या फिर हमें व्हाट्सएप कर दें, नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे अभी दे देंगे। तो आपसे कोई शुल्क नहीं है इसका, आप हमसे कोई भी सवाल हो, कभी आपको कोई हेल्प चाहिए हो, तो यू कैन ऑलवेज राइट टू अस। आप हमेशा हमें मेल लिख सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे तो टेक्स्ट मैसेज, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, किसी भी भाषा में। ठीक है। मेरे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इसके बावजूद भी यू आर मोस्ट वेलकम टू कनेक्ट विद अस। थैंक यू वेरी मच।